Hi, hello, welcome everyone. Welcome back to my channel. I hope आप खुश होंगे, अच्छे होंगे और मन ध्यान लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था पावर शेयरिंग के बारे में। हमने डिस्कस किया था पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ पे दो कंट्रीज के एग्जाम्पल लेके पावर शेयरिंग के बारे में समझा था, जो कि एक यूरोपियन कंट्री था बेल्जियम और दूसरा जो कि हमारा साउथ एशियन कंट्री है, जो कि आइलैंड कंट्री श्रीलंका। इन दोनों का एग्जाम्पल लेके हमने समझा था कि मेजोरिटेरियनिज्म एक जो कॉन्सेप्ट था कि मेजोरिटी जो हमेशा होती है माइनॉरिटी को हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करती है। जैसे कि सिन्हाला हमेशा तमिल्स को सप्रेस करते थे श्रीलंका में, जिसके द्वारा क्या होता था, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि बेल्जियम ने कितने अच्छे ढंग से अपने प्लानिंग को एकोमोडेट किया और अपने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जैसे कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप्स को कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, इक्वल दर्जे दिए, जिससे बेल्जियम में वो पीसफुल तरीके से रह पाए। आज के इस वीडियो में जो कि है पावर शेयरिंग का पार्ट 2, इसमें हम आगे पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है और पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं उसके बारे में हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था, बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, लेकिन दोनों में पावर शेयरिंग को लेके दे आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग इन डिफरेंट वे, वो हमने देखा। एंड बेल्जियम में जो लीडर्स थे, तो बेल्जियम है, बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि जितने भी कम्युनिटीज वहां पे रहती हैं, द डिफरेंट कम्युनिटीज लिविंग इन बेल्जियम, ओके, द डिफरेंट कम्युनिटीज लिविंग इन बेल्जियम, उनके राइट्स को, उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तभी जाके डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स वहां पे पीसफुल तरीके से रह सकते हैं। उसीलिए मैंने आपको बताया कि उन्होंने दो गवर्नमेंट तो उनके पास थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पावर उन्होंने बंटवारा कर दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती थी। इट मींस स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसीलिए उन्होंने तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अपनाया, जिसको हमने नाम दिया था कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो अलग अलग कम्युनिटी अपने अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए वोट करती थी। ये तो हुआ बेल्जियम का केस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेल्जियम में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करी, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में हमको मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, कल मैंने जैसे आपको बताया था कि मेजोरिटी कम्युनिटी, जैसे सिन्हालास वहां पे मेजोरिटी थे, तो वो लोग क्या करते थे, डेमोक्रेसी के हिसाब से सिन्हालास की गवर्नमेंट बनी, लेकिन सिन्हालास हमेशा तमिल को सप्रेस करने की कोशिश करते थे। तो सिन्हाला वहां पे जो थे, सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला स्पीकिंग, वो बुद्धिस्ट थे, अपने बुद्धिस्ट धर्म को थोपने की बात किया करते थे। उसके साथ साथ तमिल को उनका राइट्स नहीं मिलता था, चाहे वो गवर्नमेंट पोस्ट हो, उनका खुद के टेरिटोरियल रीजन का रिप्रेजेंटेशन वो चाहते थे, लेकिन उनको नहीं मिलता था। हद तो तब हो गई जब 1956 में सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया, तो यहाँ पे तमिल लोगों ने बोला, अरे भाई हमने क्या पाप किया, हम भी तो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हम भी रहते हैं, इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हम भी रहते हैं, हमको भी वो अपॉर्चुनिटी दो ना भाई, हम भी वोट दे रहे हैं, हमारा भी रहने का हक है इस डेमोक्रेसी में। लेकिन जब ये सब चीज होने लगा कि सिन्हाला कम्युनिटी को इस सब सुख सुविधाएं मिलने लगी, लेकिन जिससे साइडलाइन कर दिया गया तमिल्स लोगों को, तो तमिल्स डिमांड करने लगे कि हमको एक सेपरेट स्टेट दे दो, जहां पे हम अपने रीजनल ऑटोनॉमी चाहेंगे, हम वहां पे काम करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रिएट हो गया दोनों के बीच में, बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में। जब बेल्जियम ने बहुत अच्छे ढंग से पावर शेयरिंग को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन श्रीलंका में दूसरी तरफ
सिविल वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गया, वही सब चीजें हुई। तो ये तब होता है जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट करने की कोशिश करे। मान लीजिए हमारे भारत देश में अलग अलग तरह के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, कुछ हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, कुछ इस्लाम को फॉलो करते हैं, कुछ सिखिज्म को फॉलो करते हैं, कुछ बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक कम्युनिटी अगर दूसरे कम्युनिटी को सप्रेस करने की कोशिश करे, एक कम्युनिटी अपने रूल्स रेगुलेशंस को दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करे, क्या जो माइनॉरिटीज है वो खुश रह पाएंगे? नहीं। तो उसीलिए हमारे संविधान में प्योरली ये लिखा गया है कि हमारा भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब ये होता है कि कोई एक रिलीजन को यहाँ पे स्टेट रिलीजन करके घोषित नहीं किया गया है। जैसे कि आप पाकिस्तान के केस में देखने को मिलता है, आपको सऊदी अरेबिया के केस में देखने को मिलता है, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो उसीलिए पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिले सोसाइटी में, जहां पे वो अच्छे तरीके से रह पाए। तो उसीलिए अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों चाहिए, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल मतलब शक्ति का बंटवारा जो है वो क्यों चाहिए सोसाइटी में। तो पहला केस है टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन। पहला जो रीजन है वो है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग इसलिए चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस possibility of conflict between different groups। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रीजन में, एक डाइवर्सिफाइड रीजन में अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जेंडर्स के लोग रहते हैं। अगर एक ग्रुप को सपोर्ट कर दिया जाए और उन्हीं का रूल्स रेगुलेशंस दूसरे ग्रुप के ऊपर थोपने की कोशिश किया जाए तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरीके से अगर पावर शेयरिंग होता है, एक ग्रुप को जितना पावर दिया जा रहा है अगर दूसरे ग्रुप को भी उतना पावर दिया जा रहा है, एक रिलीजन को जितना पावर दिया जा रहा है दूसरे रिलीजन को उतना पावर दिया जा रहा है, दोनों में अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो दोनों पीसफुल तरीके से एक सोसाइटी में रह सकते हैं। तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। तो अगर पावर अच्छे से शेयर किया जाए तो यहाँ पे झगड़े दंगे होने की कुछ चांसेस नहीं होंगे, झगड़े या फिर दंगे होने के चांसेस नहीं होंगे। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो होता है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जैसे कि श्रीलंका के केस में देखने को मिला कि उन्होंने अपने पावर अच्छे से शेयर नहीं किया, मेजोरिटेरियनिज्म करने की कोशिश की उन लोगों ने, तो उस हिसाब से क्या हुआ, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन बेल्जियम के केस में ऐसा नहीं हुआ। एंड तो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, वायलेंस होता है, लोग में हिंसा बढ़ेगी, दंगे होंगे, फसाद होंगे, दोनों तरफ के लोगों की जाने जाएंगी, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं हर तरफ। और imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short run। तो क्या होता है कि जब एक मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, बहुसंख्यक लोग जब अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अपने डिसीजंस को थोपने की कोशिश करते हैं, माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो इससे एक सिचुएशन होता है क्या, कॉन्फ्लिक्ट का। अब एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है, सिविल वॉर जैसे सिचुएशन भी क्रिएट होता है। सिविल वॉर क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि सिविल वॉर क्या होता है। सिविल वॉर की वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, उनके लोग अच्छे से रह नहीं पाते, वहां पे पीस बरकरार नहीं रह पाता, वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। उसीलिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी हो जाता है।
अब देखिए क्या होता है कि देयर इज सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक रूल देखिए, जैसे कि एक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब एक कंट्री डेमोक्रेटिक कब कहलाता है? जब उनके उनके पीपल के पास पीपल हैव फ्रीडम, और पीपल आर सुप्रीम हियर इन ए डेमोक्रेसी। पीपल आर सुप्रीम हियर, पीपल आर सुप्रीम, लोग यहाँ पे सुप्रीम होते हैं। एंड पीपल हैज राइट टू चूज देयर लीडर्स। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पे लोग सुप्रीम होते हैं। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में जब लोग सुप्रीम होते हैं तो सुप्रीम इस तरीके से होते हैं कि सबके पास पॉलिटिकल राइट होता है, जितने भी एडल्ट सिटीजन होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो हमारे बिहाफ में रूल करते हैं। अब वो कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, कोई भी लॉ बनाएंगे लेजिस्लेचर में जाके, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी कानून बनाया जाता है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है। तो उसीलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट का। तो दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है। व्हाट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट? सो लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट होता है जहां पे सिटीजन दे टू participate in decision making process, or they influence influence decision they influence decision making they influence decision making। तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट होता है जो कि अलाउ करता है अपने सिटीजन्स को कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, जहां पे सिटीजन जान सके कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है लेजिस्लेचर के द्वारा वो कैसा डिसीजन है, क्या ये लॉन्ग रन पे सही है, क्या ये सोसाइटी को हेल्प करेगा। तो एज सिटीजन हमको अवेयर रहना चाहिए अपने फंडामेंटल ड्यूटीज और अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग के दो रीजन अराइज होते हैं। पहला एक है प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन। अब प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण। देखिए दोस्तों, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डिसीजन लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो डिसीजन अभी हम ले रहे हैं उस लॉन्ग रन में उसका हमको फायदा मिलेगा कि नुकसान होगा। तो वो सोच समझ के जो डिसीजन लिया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजन, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन प्रूडेंस और careful calculation of gain and losses। हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका फायदा क्या होगा, मतलब फ्यूचर में जाके हमको इसका कुछ फायदा मिलने वाला है या फिर हमारा कुछ लॉस होने वाला है। तो वहां पे हम जब पता करके जब जो डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के जो डिसीजन लिया जाता है विवेकपूर्ण तरीके से, उसको प्रूडेंशियल रीजन कहा गया है। और एक मोरल रीजन होता है, दूसरा रीजन जो होता है वो क्या होता है? मोरल रीजन। अब मोरल रीजन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसका डिसीजन लिया जा रहा है, ओके, वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, वो हमारे लिए मोरल तरीके से वो कितना वैल्यूएबल है। द डिसीजन दैट वी आर टेकिंग दैट एम्फसाइजेस ऑन वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, कि वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। ओके, द
द वैल्यूएबल डिसीजन, द वैल्यूएबल डिसीजन, ये होता है मोरल रीजन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि अपने सिटीजन्स को अलाउ करती है कि आप डेमोक्रेसी में आओ, पार्टिसिपेट करो। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप यहाँ पे बताओ। और जो लीडर्स हैं उन प्रॉब्लम को वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो दैट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अभी हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के पावर शेयरिंग होते हैं एक डेमोक्रेसी में। पहले जब मोनार्की था तब कैसे पावर शेयरिंग हुआ करता था, और डेमोक्रेसी में कैसे पावर शेयरिंग होता है। जैसे कि पहले डिक्टेटरशिप जर्मनी में हिटलर का रूल चलता था। तो उस समय नाजीज वगैरह क्या करते थे, अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे उसको वो क्या करते थे, इम्पोज किया करते थे। वो जिस कम्युनिटी से चिढ़ते थे, वो जो जिस कम्युनिटी से जेलस फील करते थे, जैसे ज्यूज लोगों से, उनको क्या करते थे, वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाके उनका खात्मा कर देते थे। ये भी हमने देखा, ये भी हमने पढ़ा है क्लास 9 में। तो इस तरीके से पहले क्या होता था, जब मोनार्की होती थी तो जो कंसेंट्रेशन ऑफ पावर होता था, मोनार्की और डिक्टेटरशिप, और यू कैन टेक एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अदर देन डेमोक्रेसी, वहां पे क्या होता है, द पावर इज इन हैंड ऑफ ओनली 1%। यहाँ पे जो पावर होता है वो सिर्फ 1% के हाथ में होता है। तो वो अपना मनमानी जो चाहे वो कर सकता है, वो आर्बिट्ररी एक्शन भी कर सकता है, वो जब चाहे वो रूल बना सकता है, जब चाहे वो रूल हटा सकता है, अपना कुछ मन करे तो वो करेगा, नहीं करने से नहीं करेगा। तो ये सब चीजें चलती रहती है मोनार्की में और डिक्टेटरशिप में। लेकिन जब हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं एज डेमोक्रेसी में, तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज एमर्ज इन ऑपोजिशन टू नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। क्योंकि पहले क्या होता था, एक इंसान के पास पावर डिसाइड करता था। तो इट वाज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि अगर पावर को डिस्पर्स कर दिया जाए, पावर को अगर बांट दिया जाए, तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा लेट हो जाएगा। क्योंकि आज भी आप देखोगे तो हमारे जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे कोई भी डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन लेने में थोड़ी देरी होती है, क्योंकि यहाँ पे सबकी कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। अभी 1% मोदी जी खुद अकेले डिसीजन नहीं लेते, वो अपने कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं, उस पे उस इशू के बारे में, कोई भी इशू हो उसके बारे में डिस्कस होता है। जैसे कि अभी इजराइल ईरान वार, यूएसए ईरान वार चल रहा है अभी, जैसे आप देख रहे हो। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने कैबिनेट को बुलाते हैं, अपने डिफरेंट मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, फिर जाके कोई नतीजे पे पहुंचते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं। तो उसी लिए क्या होता है, अभी पहले क्या होता था मोनार्की में, कोई 1% डिसीजन लेता था तो उसमें देरी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में अब डिसीजन लेने में देरी होती है। तो बट दिस नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब से डेमोक्रेसी आया, यहाँ पे लोगों का व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो लोग सुप्रीम है यहाँ पे, तो उनका व्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी को मैं जैसे मैंने आपको बताया, people are the source of all political power। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो होते हैं, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र कहा जाता है इसको, लोग जो होते हैं वहीं से पावर, वही होता है पावर सोर्स। डेमोक्रेसी में जो पावर है वो कहां से है, लोगों से, लोगों के लिए है। तो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर है उसके सोर्स है लोग खुद, वहां पे रहने वाले सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, दे गिव वोट and they choose their
रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेसी में लोग वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वी जस्ट गिव वोट टू देम और उस हिसाब से वो जाके क्या करते हैं, हमारे बिहाफ में वो रिप्रेजेंट करते हैं हमको इन पार्लियामेंट एज वेल एज इन आवर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर जो भी पब्लिक पॉलिसीज बनाती है, जैसे कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया अभी आगे भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, कि लेजिस्लेचर जो अपनी पॉलिसीज बनाती है, अगर पॉलिसीज में कुछ कमी निकली तो उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और उस पॉलिसीज को चेंज करने की अपील करते हैं गवर्नमेंट को। ये सब चीजें देखी जाती है क्योंकि लोग यहाँ सुप्रीम है and therefore it follows that in a democracy political power should be distributed among many citizens as possible। तो इसलिए डेमोक्रेसी में जरूरी है कि जो राजनीतिक शक्ति है, जो पॉलिटिकल पावर है, उसको लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अगर लोगों के पास पॉलिटिकल पावर हो, if people are aware of their political power, their rights, their fundamental duties, तो लोग क्या कर सकते हैं, वो देश को आगे तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। आफ्टर ऑल हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, तो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और आगे बढ़ा सकते हैं हमारे देश को। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये सब चीज चेंज हो चुका है। अब जो पावर शेयरिंग होता है, पावर शेयरिंग टुक प्लेस, जो फर्स्ट पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, दिस पावर शेयरिंग फर्स्ट टुक प्लेस बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होती है। Okay, first power sharing took place between different organs of government. Different organs of government. Different organs of government. And what are the different organs of government? As I told you, legislature. Second one is executive. And third one is judiciary. फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशियल। तो इनके बीच में जो पावर शेयर है वो अनलिमिटेड पावर शेयर नहीं होता। ये इनका काम, इनको डिफाइन कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेजिस्लेचर का काम होता है वो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का ग्राउंड लेवल पे वो एग्जीक्यूटिव का काम है, और जुडिशरी का काम है कि हमारे संविधान के हिसाब से जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कानून बनाया गया है, उसको ठीक ढंग से पालन करवाया जा रहा है कि नहीं, उसको देखने का काम भी जुडिशरी करती है। तो क्योंकि इनका पावर डिफाइन किया गया है, दे डोंट हैव अनलिमिटेड पावर, तो ये एक दूसरे के साथ एक लेवल पे इक्वली लाई करते हैं, उसने इनके पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। The power sharing arrangement between the different organs of government is called horizontal distribution of power because they don't have unlimited power. They just check and balance each other. They just check and balance each other. वो एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते हैं। ओके, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एग्जीक्यूटिव, द हेड ऑफ स्टेट, हम हेड ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? द हेड ऑफ स्टेट, द हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इन्हें कहा जाता है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इज द हायर एग्जीक्यूटिव, और इनके पास ये ऑथोरिटी है, पावर है कि वो क्या करती हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको वो इलेक्ट करती है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट as well as Chief Justice of India, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या आप बता सकते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है एट प्रेजेंट? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव यहां पे अपॉइंट करते हैं हमारे डिफरेंट जजेस
एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि जुडिशरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन इनके पास ये पावर नहीं है कि इनको उनके पोजीशन से रिमूव करने का। अपॉइंट तो करते हैं लेकिन इस पोजीशन से रिमूव करने का इनके पास पावर नहीं है। अब लेजिस्लेचर क्या कानून बनाती है, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाएगी तो ठीक है, अगर बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी के पास एक पावर होता है जुडिशियल रिव्यू का, इसके थ्रू वो क्या कर सकती है, जो कानून बनाया गया है उसको नल एंड वॉइड भी कर सकती है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट। अब नेक्स्ट, द पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कैसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन different levels of government। सो देखिए, जनरली हम देखते हैं कि हमारे भारत में यहाँ पे 3 सरकार है। फर्स्ट, इसको हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री के ऊपर रूल करती है, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी। एंड सेकंड, प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट जो कि अपने स्टेट के जुरिस्डिक्शन में डिफरेंट स्टेट के ऊपर रूल करती है। उनका जो जुरिस्डिक्शन है, क्या काम करना है क्या नहीं, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लाई किया गया है कि वो किस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। जब आगे फेडरलिज्म पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट लिस्ट एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट आर असाइन्ड टू देम। और उसके बाद थर्ड टियर ऑफ जो गवर्नमेंट है दैट इज द पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट, जो कि अपने पर्टिकुलर रीजन के ऊपर रूल करेगी। तो यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, एक होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट और एक होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसमें एनएसी, म्युनिसिपैलिटी ये सब आता है, और रूरल लोकल गवर्नमेंट में दिस इज पंचायती राज और डिफरेंट पंचायत कम हियर। तो ये तीनों में पावर का बंटवारा किया गया है। तीनों में यूनियन गवर्नमेंट जो कि हमारे देश के लिए ओवरऑल हमारे देश के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, लाइक डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनके ऊपर लॉज बनाती है। प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट है, स्टेट लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कानून बनाएगी। और पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट, इनको स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके इनको असाइन किया गया है, क्योंकि हमको पता है कि हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी की समस्याओं को, उसके प्रॉब्लम्स को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। रेदर देन मोदी जी बैठ के दिल्ली में बता नहीं सकते कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम जिस रीजन में रहते हैं वहां पे सड़कें अच्छी हैं कि नहीं, एजुकेशन के लिए स्कूल अच्छे हैं कि नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है कि नहीं, हम अच्छे तरीके से बता सकते हैं। उसीलिए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है बाद में, कि यहाँ पे जो पंचायत है, जो म्युनिसिपैलिटी है, एनएसी है, उनको ऊपर पावर दिया गया है कि वो अपनी लोकेलिटी को अच्छे से गवर्न करें। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और ये अलग अलग कंट्रीज में भी देखने को मिलता है इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिवीजन ऑफ पावर होता है ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, और ये जो मैंने आपको बताया ना, द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आप देख सकते हो जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जो कि पूरे देश के ऊपर रूल करती है, यहाँ पे प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट जो कि अपने स्टेट में जुरिडिक्शन में रूल करेगी, और एक है पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट जो कि बॉटम में रूल करती है, नीचे बिल्कुल अपनी लोकेलिटी में रूल करेगी। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री में रूल करती है, अपने अपने स्टेट में रूल करेगी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, और उसके अंदर बिटवीन डिफरेंट पंचायत एंड डिफरेंट लोकल लेवल यहाँ पे हमारे लोकल गवर्नमेंट है
जो कि रूल करती है। तो यहाँ पे क्या है, पावर शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे वर्टिकली हुआ है। उसे वर्टिकली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि काफी बड़ी है, उससे छोटी स्टेट गवर्नमेंट है, उससे छोटी लोकल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे जो पावर शेयरिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसको बोला गया है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। लेकिन जब हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा गया है, उसको आप याद रखिएगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब तीसरा जो पावर शेयरिंग होता है ओके बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो देखिए हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के ग्रुप्स रहते हैं क्योंकि हमारे कंट्री डाइवर्सिफाइड कंट्री है। तो यहाँ पे अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले रिलीजियस ग्रुप्स रहते हैं, ग्रुप्स, और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी रहते हैं। तो ये रिलीजियस ग्रुप्स भी रहते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी रहते हैं। उसीलिए बेल्जियम की केस में लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को संभालने के लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा था, कौन सा कॉन्सेप्ट, कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। ओके, तो गुड एग्जांपल था। इन कुछ कंट्रीज में क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट होते हैं जहाँ पे सोशली वीकर सेक्शंस, जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में कुछ सोशली वीकर सेक्शंस है, सोशली वीकर सेक्शंस, ओके, हमारे देश में कुछ सोशली वीकर सेक्शंस है, जैसे कि मान लीजिए कि वुमेन है, ओके, उसके साथ साथ क्या है, ओके, द लोअर कास्ट पीपल, लोअर कास्ट पीपल, उनके लिए हमारे देश में रिजर्वेशन का अरेंजमेंट किया गया है, रिजर्वेशन का अरेंजमेंट किया गया है। अभी कुछ ही महीने पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जहां पे क्या हुआ था 33% सीट रिजर्व रहेगा वुमेन के लिए, वुमेन के लिए 33% सीट हमारे लेजिस्लेचर में रिजर्व रखा गया। और आपने देखा होगा बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये होता है, वुमेन के लिए एज वेल एज लोअर कास्ट पीपल के लिए सीट रिजर्व किया जाता है, क्योंकि वहां जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जो स्ट्रांग नहीं है उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो पीछे ना रहे, वो आगे बने, उनका अपलिफ्टमेंट हो, उनका अपलिफ्टमेंट हो। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जब हम क्या करें कि एक तबके को चांस दें कि वो आगे बढ़ेगा और उसका जो हक है उसको अचीव करेगा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। आप देखिए हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल एज वेल एज नेशनल पार्टीज है। कुछ नेशनल पार्टीज के एग्जांपल है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। ये सब क्या कर रही है, ये सब चाहती हैं कि इन्होंने क्या किया है, पॉलिटिक्स को कंपटीशन बना दिया है। जब भी कभी इलेक्शन होता है ये अपना प्रचार करने निकल जाती हैं, कुछ भी दावा करेंगे लोगों के सामने कि हम ये करेंगे, हम अगर सरकार में आएंगे, हम अगर रूल में आएंगे तो हम ये करेंगे, कहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, कहीं पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज होगा, कहीं पे ये होगा वो होगा, वो XYZ बहुत प्रकार के दावा करती हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो मूवमेंट निकालते हैं। और कॉन्टेम्पोररी डेमोक्रेसी में मैंने आपको जैसे बताया कि इलेक्शंस को वो एक कंपटीशन बना चुके हैं, जब भी इलेक्शन आता है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में उतर जाते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग आइडियोलॉजीज होते हैं, काम करने का तरीका अलग होता है। इस तरीके से वो क्या करते हैं, जब भी सेम आइडियोलॉजीज वाले पार्टीज कभी कभार एक दूसरे के साथ आके गठबंधन वाली सरकार बनाते हैं। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अलायंस। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सिंगल पार्टी अगर मेजोरिटी नहीं पाती
तो वो क्या करती है, दूसरे किसी पार्टी के साथ हाथ मिला लेती है, उसके साथ मिलकर सरकार की रचना करने की कोशिश करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे अलायंस। जब दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलके इलेक्शंस लड़ेंगे उसको बोलेंगे अलायंस। अब जब ये अलायंस जब अपनी सरकार बनाती है, उस सरकार को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिशन, कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे कि अभी की जो नेशनल गवर्नमेंट है दैट इज कोलिशन गवर्नमेंट, ओके। और वो है एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जहां पे मेजर पार्टी तो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी के साथ जेडीयू, उसके साथ चिराग पासवान की पार्टी, ऐसी बहुत सारी पार्टी उसके साथ मिलकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। और उसके साथ साथ डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एसोसिएशन होता है, एडवोकेट्स का बार एसोसिएशन होता है। वो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। उनको अगर कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि उनके राइट्स के साथ वायलेट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो धरना देंगे, कहीं पे वो डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे। आप देखने को मिलता है न्यूज चैनल्स में, आप देख सकते हैं। तो उसी के बच्चों में आपको हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज चैनल हमेशा देखा करिए, न्यूज से आप अवेयर रहिए कि डे टू डे एक्टिविटीज हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में। जैसे कि अभी क्राइसिस चल रहा है, एलपीजी सिलेंडर्स के बारे में बहुत सारे बातें हो रही हैं, एज वेल एज सोशल मीडिया में तरह तरह की चीजें चल रही हैं, वो क्यों हो रहा है। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जो बात हो रहा है, जो ईरान जिसको ईरान ने बंद कर दिया अभी, तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने वार क्यों लड़े जा रहे हैं, उसका हमारे जीडीपी के ऊपर, हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी बहुत जरूरी है। तो जब आप हायर क्लासेस में पढ़ने जाएंगे चीजों को, तो आप समझ पाएंगे जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी के लिए। तो उसीलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।